स्टूडेंट, लास्ट टाइम आपको यूनिट क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कराए थे। आज कुछ क्वेश्चन और करा रहा हूँ, तो नए मेथड है, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन के हैं, फ्रैक्शन के मैंने क्वेश्चन नहीं कराए थे, तो फ्रैक्शन वाले करा रहा हूँ, ठीक। जैसे डिनोमिनेटर होते हैं और लेट अ नंबर, देखिए इसका एक टॉपिक है जो कि आप देख लीजिए, पहले कि आप फ्रैक्शन में मांगते क्या है। जैसे आप डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, तो डिनोमिनेटर जैसे आपने x मान लिया और डिनोमिनेटर को आपने y मान लिया, तो जब वो कहता है कि फ्रैक्शन के अंदर का 5 ऐड करके जाए तो दोनों में ऐड करेंगे, या 5 लेस करके जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में फॉर एग्जांपल आप जैसे मान सकते हैं लेट, एक क्वेश्चन के एग्जांपल दे देता हूं मैं। देखिए एक एग्जांपल है, ठीक है। ठीक है वैसा क्वेश्चन है, द डिनोमिनेटर एंड ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ठीक। when both the numerator and denominator are decreased by 6, ठीक, then the denominator become 12 times the numerator, determine the fraction। अब मैं रेफरेंस को मैंने कहा कि let the numerator and denominator of the fraction be x and y, तो न्यूमरेटर को मैं x मानना और डिनोमिनेटर को मैं y मानना, तो आपका फ्रैक्शन जो हुआ वो क्या हुआ, तो आपका फ्रैक्शन हुआ x अपॉन y। तो फर्स्ट कंडीशन दी है उसमें हमें दी है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, तो डिनोमिनेटर कौन यानी y किसके इक्वल है, फ्रैक्शन इज मोर देन ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर। जब हम इक्वल रखते हैं, जब j ज्यादा है तो डिनोमिनेटर में x जोड़, ठीक है। अब ये कह रहा 4 जोड़ेंगे, अब वो कह रहा ट्वाइस किसके, ट्वाइस देन द डिनोमिनेटर, यानी ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर प्लस 4, तभी तो इसके इक्वल आएगा, क्योंकि ये ज्यादा था, इसके दुगने से 4 ज्यादा था, यानी 4 मोर देन था, इसलिए डिनोमिनेटर इक्वल देन हो गया 2x + 4 इक्वल देन फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन जो उसने हमें दी है वो कंडीशन क्या दी हुई है, ठीक, मैं आपको इसको उसमें दिखा देता हूं, डिनोमिनेटर इक्वल देन ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर एंड प्लस 4, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने बनाया हुआ है। सेकंड कंडीशन की है कि when both the numerator and denominator are decreased by 6, अगर मैं दोनों में 6 से लेस कर दूं, यानी y माइनस के 6 और अभी फिलहाल मैं x माइनस 6, आगे कंडीशन कह रहा है, तो कह रहा है कि the denominator become the 12 टाइम ऑफ, 12 गुना ज्यादा हो जाता है, जब j 12 गुना ज्यादा हो जाएगा तो 12 का मल्टीप्लाई किसमें करूंगा, इसमें। सॉल्व कर लीजिए, y माइनस 6 12x 12 6 72, दूसरा कौन दिए x और y, उसको y माइनस के 12x माइनस 72 एंड प्लस 6 एंड y माइनस 12x माइनस के 66 इक्वेशन नंबर सेकंड। ये सभी नॉर्मल क्वेश्चन को कर लीजिए, यानी y माइनस 2x इक्वल देन 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपके पास एक इक्वेशन j आ गई, ठीक है, इसे सॉल्व किया है, y माइनस 6 एंड 12 का मल्टीप्लाई लेस देन, और आपके पास सेकंड इक्वेशन j आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लीजिए, एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट आपकी तरफ की y माइनस के 2x इक्वल देन 4 और जे है y माइनस के 12x इक्वल देन माइनस के 66। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट लेस देन इक्वेशन सेकंड, लेस करने पे माइनस ये प्लस ये कैंसिल, 12 में से कह रहा 10x और ये इसमें से लेस कर लीजिए 60 और 4 70, x इक्वल है 7। पुट अप द वैल्यू ऑफ x, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, y माइनस के 2 into 7 इक्वल है 4 माइनस 14 इक्वल है 4 एंड प्लस के 18 हो गया।
क्लियर। तो आपका जो फ्रैक्शन था वो था आपके पास y/7 एंड आपका जो फ्रैक्शन आया वो x/y था, तो x की वैल्यू थी 7/18, ये आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं यानी कि आपके पास जो सम्स दे रखे होंगे वो जितने भी हैं उसमें आपको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को x ऐड करना है। उसके बाद जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहा है मोर देन या लेस देन तो उसमें से लेस कर दीजिए जिसके इक्वल होता है। अब सबसे बड़ी बात, अगर जो बड़ा होता है जब उसको करते तो मल्टीप्लाई और ऐड हमेशा उसी में करते हैं, और जो ट्वाइस या कुछ है जो मोर देन कह रहा है तो उसी में ऐड करेंगे। और जैसे कि उसने कहा था कि डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज मोर देन ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर, यानी इसके दुगने से 4 अधिक था, तो इसलिए हम इसके इक्वल में इसमें ऐड करते हैं ना कि इसमें, या फिर इसमें लेस कर दीजिए, एक इक्वल है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बनाने के बाद सॉल्व कर लिया तो हमारे पास फ्रैक्शन की x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रैक्शन निकालना है तो फ्रैक्शन होगा आपका x/y था, तो इसलिए 7/18। फ्रैक्शन से संबंधित ये जितने भी क्वेश्चन हैं इस टाइप से होंगे। ठीक, नेक्स्ट एक और मेथड कराते जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब हम बात करते हैं एज से संबंधित। जैसे एज वाले क्वेश्चन आते हैं कि फादर्स एज या सन एज या राम रहीम या कुछ भी हो, उनकी एज के बारे में अगर हम कंपैरिजन करते हैं 2% के बारे में, तो उनकी एज से संबंधित हमका अगर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसे सॉल्व कैसे करें। तो जैसे एज से संबंधित अगर हमसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें किसी दोनों में से किसी एक को x की एज और दूसरे को y की एज को ऐड करने के बाद जैसे जैसे वो कंडीशन कहता है तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि कुछ तो जो हमारे पास दे रखे हैं एको से हर जगह तो एको लिखा होता है, कहीं लिखा होता है लेटर, कहीं लिखा होता है आफ्टर, कहीं बिफोर, तो कहाँ कैसे क्या करें। तो जहाँ पर अगर हम लेटर यानी कि कोई भी मान के चलिए ए एज ईयर लेटर, तो इसमें हमेशा प्लस करेंगे। जो भी एज दे रखी होगी हमें 5 ईयर लेटर दे रखा होगा तो +5 करेंगे दोनों में, यानी x+5 भी और y+5 भी। अगर दोनों की एज अगर हमने मान ली है x और y, तो अगर मुझे जैसे 5 ईयर लेटर का है तो 5 ईयर लेटर के अंदर मैं ऐड करता हूँ। अगर ये चीज मुझसे वो 5 ईयर एगो का था तो एगो के अंदर मैं समय माइनस करता हूँ, यानी x - के 5 एंड y - के 5। तो हमेशा एगो के अंदर यानी हम पहले की बात करते हैं 5 साल पहले, ठीक है, बाद में करेंगे तो ऐड हो जाएगी, और अगर पहले की बात करते हैं तो उसमें से 5 साल हमारा कट जाएगा, और अगर 5 साल आगे की बात करते हैं तो क्या होगा, ऐड ही करेंगे। इसलिए लेटर के लिए हमेशा प्लस, एगो के लिए नेगेटिव, और हेंस चाहे वो हेंस हो 5 ईयर तो उसमें भी हम ऐड करते हैं। अगर 5 से संबंधित दे रहा हूँ मैं तो यानी x+5 एंड 5+5, तो हेंस या एगो या लेटर, इसमें आपका एगो आएगा या आफ्टर या बिफोर, उसमें आप पहले यानी पहले की बात करता है तो पहले से ही आप उसमें माइनस करेंगे, और बाद के लिए बात करता है तो उसमें हमेशा ऐड करते हैं। जो भी एज हमें कोई ऐड करें, 5 साल पहले दें तो हम उसमें लेस, और 5 साल अगर हमें बाद के लिए करें तो हमें उसमें दोनों के में ऐड या माइनस करने होते हैं। दूसरी बात है कि हमें उसमें जैसे जैसे वो कंडीशन देंगे उसी को न्यूमेरिकल बनाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने इसकी। देखिए जैसा कि ये लिखा हुआ है 5 ईयर हेंस फादर एज विल बी 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन, यानी जो फादर की जो एज है वो 5 साल हेंस यानी और पिता की जो बेटे की एज है वो 3 गुना हो गई, ठीक है। और ये कह रहा 5 ईयर एज एगो यानी 5 साल पहले, जो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं उस प्रेजेंट के अकॉर्डिंग तो 5 साल पहले जिस जगह हम खड़े हुए उस समय कह रहे हैं अगर 5 साल बाद इस समय प्रेजेंट में जो एज है पिताजी की उससे अगर हम 5 साल बाद बात कर रहे हैं तो 5 साल बाद जो पिताजी की एज है वो बेटे की एज से 3 गुना हो जाएगी। और बात करते हैं 5 ईयर एगो, अगर हम बात करते हैं इस वक्त जो प्रेजेंट एज है उसमें 5 साल पहले, 5 साल पहले देयर इज फादर वाज 7 टाइम ऑफ ओल्ड, यानी 7 गुना बड़ा था हिज सन्स है, यानी 7 गुना बड़ा था अपने बच्चे से। फाइंड द प्रेजेंट एज, तो हमेशा प्रेजेंट एज को ही हम लेके चलते हैं। तो लेट सबसे पहले लेट प्रेजेंट एज
father is X and present age of son is Y। तो मैं प्रेजेंट एज जो है फादर की तो x ले रहा हूँ और बाय सन की y ले रहा हूँ। ठीक, अब ये कह रहा है कि 5 ईयर हेंस यानी 5 साल बाद मैंने पहले कह दिया कि 5 हेंस के अंदर हमेशा ऐड करते हैं तो y + 5 एंड इक्वल है x + 5। अब ब्रैकेट क्लोज। अब ये कह रहा है 3 गुना बड़ा हो जाएगा यानी ये 3 गुना बड़ा हुआ तो हमेशा मल्टीप्लाई स्मॉलर में करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट अगर सॉल्व कर लेंगे तो y + 5 3x + 15 तो y - 3x इक्वल है 10 लेस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब ये कह रहा 5 ईयर तो उसमें क्या होगा लेस करेंगे y - 5 एंड इक्वल है x - तो 5 साल पहले जो फादर की जो उम्र थी वो 7 गुना थी अपने बच्चे से यानी जे 7 गुना थे तो 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 y - 5 7x - 35 एंड इक्वल है y - 7x और इसको तक पहुंचाएंगे 5 तो जो जाएगा -30 इक्वेशन नंबर 7। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। नहीं कर लेते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट जो आपकी है y - 3x इक्वल है 10 और y - 7x इक्वल है -30। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड नेगेटिव a प्लस ये कैंसिल तो 7x में से 3x का 4x ये 40 एंड x इक्वल है 10। वैल्यू पुट अप करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में y - 3 * 10 इक्वल है 10 एंड y इक्वल है 10 + 30 एंड y इक्वल है 40। तो जो प्रेजेंट की एज है ठीक है तो फादर एज इज प्रेजेंट 40 इयर्स एंड सन एज इज प्रेजेंट 10 इयर्स। तो जिस समय प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो जो फादर की एज है वो 40 ईयर की है और इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि अगर मैं 5 साल बाद करूं तो 5 साल बाद इसकी अपने आप ऑटोमेटिकली 7 ईयर हो जाएगी 7। तो ये एज से संबंधित क्वेश्चन हैंस एगो या बिफोर आफ्टर किसमें माइनस किसमें फिगर कितने टाइम्स है वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक अब बात करते हैं बेटा हम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाले। तो स्पीड डिस्टेंस और टाइम जैसा कि आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। आपको पता ही है कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। इसके अकॉर्डिंग आप 3 बना सकते हैं। अगर टाइम इक्वल टू है तो टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू जाएगा आपका इसी के फिर 3 बन जाएंगे। अगर आप टाइम की वैल्यू निकालते हैं तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आप बात करते हैं स्पीड की तो स्पीड आपकी निकल के आ जाएगी स्पीड इक्वल हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो स्पीड इनटू टाइम, टाइम निकालते हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड स्पीड निकालते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बात करते हैं कि ये तो नॉर्मल है कि जैसे हम ऐसी सड़क पे या किसमें चल रहे हैं और बात कर रहे हैं हम तो नॉर्मली हम डिस्टेंस स्पीड करते हैं। अगर हम बात करते हैं किसी पानी के अंदर हम बोट से संबंधित है अगर क्वेश्चन करते हैं तो बोट में के अंदर क्या होता है कि शांत जल के अंदर यानी कि स्टिल वाटर में जो नाव की हमें स्पीड होती है तो मान लीजिए चल लीजिए एक्स है और धारा यानी बहाव अगर बहाव की हम बात करते हैं ठीक है तो अगर उसकी स्पीड हम कहते हैं वाई है तो जब वो अगर बात धारा के अकॉर्डिंग अगर वो
बोट को बना तैरता है, या हम तो तैरने की बात करते हैं, किसी तैरने या बोट की बात करते हैं, तो धारा के अकॉर्डिंग अगर वो तैरता है या चलाता है बोट को, तो हमेशा दोनों की जो स्पीड है वो डबल ऐड हो जाती है, यानी कि प्लस बोट की स्पीड एंड प्लस जो धारा की स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है। और अगर उसके धारा के विपरीत, यानी कि ठीक है, अगर उसके विपरीत चलता है तो उसके विपरीत क्या होगा, उसमें उसकी स्पीड नेगेटिव हो जाती है, यानी माना कि अगर उसकी ज़्यादा होगी तो वो धारा के साथ बह जाएगा, क्योंकि अगर कम हुई तो धारा के साथ बह नहीं जाएगा, तो अगर ज़्यादा होगी तो ही वो पार कर पाएगा, इसलिए उसकी स्पीड से यानी बोट की स्पीड से और धारा की स्पीड को लेस कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा। तो आपके सामने अगर मैं इस बात करता हूँ कि स्पीड ऑफ द करंट, मान के चलिए कि आपके पास दे रखी है, तो आप जब इनका कैलकुलेट करें तो स्पीड आप बोट है या वो है वो तैरने वाला तैराकी है, तो उसके लिए प्रोडक्ट चलाएं, तो स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में। अगर हम बात करें कि शांत जल में, तो स्टिल वाटर में, तो स्टिल वाटर में उसकी जो स्पीड अगर आप मैच करते हैं तो x किलोमीटर पर आवर। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि किलोमीटर पर आवर है तो तीनों के जो है आपकी यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, अलग नहीं कि अगर उसकी किलोमीटर पर आवर है तो पता चला उसकी आपकी मीटर पर मिनट है या मीटर पर सेकंड है, तो उसे कन्वर्ट कर लें, एक ही यूनिट होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। एंड आपकी स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट यानी धारा की जो है वेव की, वो आप कर रहे हैं बाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है कि नहीं। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, तो धारा के विरुद्ध अगर तैरता है x माइनस के बाई किलोमीटर पर आवर रहेगी, एंड स्पीड डाउन स्ट्रीम, तो उसके दोनों की ऐड हो जाएगी, यानी किलोमीटर पर आवर। दोनों की सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं हुई तो उसे चेंज कर लीजिए। चेंज करने के बाद जैसे जैसे अगर किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं तो किलोमीटर में, मीटर पर मिनट में कर रहे हैं मीटर पर मिनट में, या मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं तो मीटर पर सेकंड में, तो सेम यूनिट में होनी चाहिए। तो अगर उसके अकॉर्डिंग अगर वो तोड़ता है यानी विपरीत में करता है तो x माइनस हो जाएगी दोनों की, तब ये स्पीड रहेगी। और अगर उसके धारा के साथ तैरता है या धारा के साथ बोट चलाते हैं तो उसकी हमेशा x प्लस वाई हो जाएगी। क्लियर? तो ये चीजें मैं आपके पास लिखे रहता हूँ। इसके ऊपर एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ बोर्ड का, उसको आपको सॉल्व करेगा, ठीक है। देखिए आप बोट कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अगर एक बोट जो है वो कवर कर रही है 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम में एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तो दोनों तरफ जाने में उसे जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 7 घंटे आवर, तो 7 घंटे लगते हैं उसे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। एंड आल्सो इस कवर अगर वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में एंड 48 डाउन स्ट्रीम में चले तो उसे टाइम लगता है 9 घंटे यानी 9 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द ऑफ द स्ट्रीम, यानी दोनों की बतानी है कि किसमें कितनी है। तो आपने क्या लेट किया था, जो चीज मैंने बताई थी, स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल अप टू x, एंड ये मैंने पहले लिखा रहने दिया, एंड अप स्ट्रीम में x माइनस वाई एंड डाउन स्पीड में जो उसकी स्पीड है वो x प्लस वाई होगी। और स्पीड इक्वल टू आपने देखा ही है, तो फर्स्ट जो कह रहा है टाइम फर्स्ट जो लग रहा है उसको वो कितना लग रहा है कि 32 किलोमीटर अपॉन और स्पीड नीचे यानी x माइनस वाई अप स्ट्रीम में, ठीक, टाइम फर्स्ट एंड टाइम सेकंड इक्वल टू 36 अपॉन x प्लस वाई। और दोनों टाइमों को मिला के उसे टाइम 1 एंड टाइम 2 मिला के लग रहा है 32 अपॉन x माइनस वाई एंड प्लस 36 अपॉन x प्लस वाई इक्वल है 7। इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से जब उसे दूसरी कंडीशन दी गई तब उसमें 40 किलोमीटर रखा रखता, यानी t1 इक्वल है 40 अपॉन
x माइनस वाई एंड t2 ये दूसरा टाइम जो से लगा वो आपका कितना था 40 किलोमीटर था 48 अपॉन x प्लस वाई और दोनों टाइम का टोटल जो था 9 आवर था यानी कि 40 अपॉन x माइनस वाई एंड प्लस 48 अपॉन x प्लस वाई इक्वल है 9 और इक्वेशन नंबर 7। तो ये आपके पास 32 अपॉन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा चुका हूँ कि x माइनस वाई सेम दोनों ने क्वेश्चन दे रखी है तो 1 अपॉन x माइनस वाई को आप ऐड कर लीजिए a या b तो 32 ऑफ a एंड 36 b इक्वल है 7 एंड 40 a एंड 48 b इक्वल है 9। ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आपके पास जो x है वो आपकी स्पीड ऑफ द बोट ऑफ स्टिल वाटर में आ जाएगी एंड स्पीड ऑफ द करंट जो आपकी y है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर एंड थैंक्स।